इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, तो इस टॉपिक को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, identical particles in classical and quantum mechanics. Identical particles can be described in two categories. तो हम identical particles को two types मान सकते हैं, जो कि distinguishable particles है और एक और indistinguishable particles। तो हम देखेंगे कि क्या है ये। In classical mechanics, when we have a system of identical particles, there is no problem to distinguish वन फ्रॉम अनदर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो उसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। हमें एक पार्टिकल को और दूसरे पार्टिकल से डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि अलग फ़र्क पहचानने में, अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में ये दोनों पार्टिकल्स रहेंगे तो ये पार्टिकल को अलग और ये पार्टिकल को अलग तरह से हम देख सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन इन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में देखेंगे तो इन क्वांटम मैकेनिक्स द आइडेंटिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स makes it impossible to define precisely and distinguish one from another। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, वो जो दोनों पार्टिकल्स है जो आइडेंटिकल की तरह दिखेंगे, एक ही तरह दिखेंगे, उस नेचर के वजह से हम मेक्स इट इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अनदर। हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, फ़र्क नहीं पहचान सकते हैं दोनों पार्टिकल्स के बीच। तो नेक्स्ट देखेंगे तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो वी कैन गिव टैग और नंबर टू द पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स को हम टैग और नंबरिंग कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, उस तरह जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में है पार्टिकल्स। वी कैन गिव कलर टू द पार्टिकल्स। उसी तरह हम पार्टिकल्स को कलर भी दे सकते हैं, इस पार्टिकल को ये कलर, उस पार्टिकल को ये कलर। एंड वी कैन ईजिली फॉलो देयर ट्रैजेक्टरी और पाथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उन पार्टिकल्स का पाथ को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जाम्पल है बिलियर्ड बॉल्स, फुटबॉल्स। बिलियर्ड बॉल्स यानी कि जो 4 कॉर्नर्स रहेंगे, ग्रीन टेबल रहेगा वहाँ पर, और वहाँ पर लिस्ट ऑफ बॉल्स रहेंगे, इस तरह नंबरिंग रहेगा, कलरफुल बॉल्स रहेंगे, और हमें स्टिक लेकर उन बॉल्स को इन कॉर्नर्स पर डाल देनी चाहिए। उन्हीं को हम बिलियर्ड बॉल्स कह सकते हैं। तो इस आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस्ट एग्जांपल है कि ये बिलियर्ड बॉल्स, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको एक रेड कलर बॉल और ब्लू कलर बॉल, ब्लैक कलर बॉल, इस तरह तरह के बॉल्स मिल जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एट द सेम टाइम उन पर नंबरिंग भी होती है। इन बॉल्स पर जो नंबरिंग भी होती है, फर्स्ट बॉल के लिए नंबर, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7। तो इस तरह की नंबरिंग भी हम देख सकते हैं उन बॉल्स पर। तो वही यहाँ पर कहा गया है। तो वी कैन टैग और नंबर टू गिव ए नंबर टू द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये जो 3 बॉल है, इन सब को हम नंबरिंग दे सकते हैं।
तो ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे बॉल एक ही साइज़ के हैं, एक ही रेडियस के हैं, डायमीटर के हैं, और सरफेस एरिया सब कुछ एक ही है। तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, लेकिन इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम टैग और नंबरिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल, ये सेवन्थ बॉल, इस तरह हम टैग और नंबरिंग कर सकते हैं। और वी कैन गिव कलर टू द पार्टिकल्स। तो ये बॉल को रेड कलर, ये बॉल को ब्लू कलर, ये बॉल को ब्लैक कलर, इस तरह कलरिंग भी हम कर सकते हैं बॉल्स को, आइडेंटिकल पार्टिकल्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में। वी कैन ईजिली फॉलो देयर ट्रेजेक्ट्री और पाथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम किसी भी एक बॉल को मार देंगे, यानी कि अगर हम शुरू में ही मार देंगे तो डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। तो हम इसका ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकते हैं, वो किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं अपने आँखों से, साफ साफ हमें नज़र आ जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी और पाथ। वो किस डायरेक्शन में, अगर फुटबॉल भी अगर हम खेलेंगे तो वो अगर से हम मारेंगे तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब कुछ हमें साफ दिखाई देता है, वो किस किस पाथ फॉलो कर रहा है वो ग्राउंड में। तो ये सब कुछ हमें साफ साफ नज़र आता है। तो इसीलिए तो ये जो बिलियर्ड बॉल्स और ये फुटबॉल जो है, इनको हम एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं, जो कि डिस्टिंग्विशेबल है। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो सेकंड बॉल है और ये जो फर्स्ट बॉल है, इन दोनों के बीच हम फ़र्क पहचान सकते हैं, जबकि वो दोनों आइडेंटिकल एक ही शेप में है, एक ही रेडियस के है, फिर भी हम इन दोनों के बीच फ़र्क पहचान सकते हैं, क्योंकि इनको नंबरिंग दिया। अगर हम सोचेंगे तो उसी तरह यहाँ पर जो रेड बॉल है, उसी तरह यहाँ पर और एक रेड बॉल है। तो अगर इसको 1 नंबरिंग दे देते हैं तो इसे 2 नंबरिंग दिया गया है। तो इन दोनों बॉल्स अगर उनका कलर भी सेम होगा तो उनका साइज़, उनका शेप, उनका कलर भी अगर सेम होगा तो हम इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो बॉल है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर भी 2 है। इवन दो दे आर हैविंग सेम नंबर एक ही होने पर भी, लेकिन इसका जो कलर है ब्लू है और इसका जो कलर है ब्लैक है, सॉरी रेड है। तो इस तरह हम फिर पहचान सकते हैं। उसी तरह अगर ये दोनों बॉल नज़दीक आएंगे भी तो ये जो आइडेंटिकल बॉल्स है वो नज़दीक आएंगे और दूर भी जाते हैं तो हम फ़र्क पहचान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये जो 2 बॉल्स है, ये 2 बॉल्स सिर्फ इतना ही लग सकते हैं, ना कि ये दोनों मिलकर इस तरह क्लम्स तो नहीं होंगे ये बॉल्स जो है। तो क्लम्स होकर ये बॉल जो है उस तरफ का बॉल है वो इस तरफ आ जाने का, और इस तरफ का बॉल है वो इस तरफ जाने का तो नहीं होगा। जब भी वो नज़दीक आएंगे, कोलाइड होंगे इस डायरेक्शन में, आफ्टर द कोलिशन ये इस डायरेक्शन में मूव होने का, ये इस डायरेक्शन में मूव होता है, ना कि वो दोनों मिलकर इंडिस्टिंग्विशेबल तो नहीं बनेंगे। तो हमें साफ साफ नज़र आता है उनके पाथ को देखकर। तो दैट इज़ नथिंग बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। वो हमको साफ साफ नज़र आएंगे, पाथ ट्रेजेक्टरी साफ साफ नज़र आएगा। ये दोनों जो है वो मिक्स नहीं होएंगे। इसका जो ये बॉल का जो है इसका बाउंड्री तो है, तो ये बॉल का अपना अपना बाउंड्री है और ये बॉल का अपना अपना बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री को उंगल कर वो मिक्स तो नहीं हो जाएंगे। सो दैट इज़ नथिंग बट डिस्टिंग्विशेबल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कोई भी पार्टिकल रहेंगे उसे हम आइडेंटिकल अनडिस्टिंग्विशेबल कह सकते हैं। एग्जांपल्स तो यही है कि एक बिलियर्ड बॉल और एक फुटबॉल, तो यही है एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर कैसे रहेंगे पार्टिकल्स। वी कैनॉट गिव ए नंबर और टैग टू द पार्टिकल्स। यहाँ पर हम पार्टिकल्स को टैग और नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया उस तरह हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट गिव कलर टू द पार्टिकल्स। उसी तरह हम कलर भी इन पार्टिकल्स को नहीं दे सकते हैं। वी कैनॉट फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी और पाथ। यहाँ पर हम ट्रेजेक्टरी और पाथ, हमें उनका पाथ वो सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा इनको हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह सकते हैं। जबकि अगर हम फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि सपोज हीलियम एटम है, सो हीलियम न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं। तो ये उनका तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उनका ये इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेव फंक्शन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेव फंक्शन रहेगा। तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वे हम अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर जो बिलियर्ड बॉल्स है उन्हें तो हम साफ साफ आँखों से हमें साफ साफ नज़र आएगा, वो बॉल्स क्लियर से दिखेंगे हमारे आइज़ के, हमारे आँखों को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन ये जो एटम के इनसाइड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम देख नहीं पाएंगे, अपने नेक्ड आई से आँखों से नहीं देख पाएंगे। तो हम इसे टैग और नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर तो हम बिलियर्ड बॉक्स को देख रहे हैं, छू सकते हैं, आई मीन देख सकते हैं, साफ साफ आँखों वो नज़र आता है। तो उसे हम इजी से नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े साइज़ के जो है उस पर पेंट मार के हम नंबरिंग कर लेते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ये कम्प्लीटली दिस इज़ कम्प्लीटली माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो हम इसे आँखों से ही नहीं देखेंगे तो उसे कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे पेंट कर सकते हैं? उनका साइज़ भी तो बहुत छोटा होगा। तो कैसे बाय द वे उनका तो पार्टिकल और वेव नेचर हम दो डुअलिटी है, डुअल नेचर, वो वेव की तरह भी रह सकते हैं, पार्टिकल की तरह भी रह सकते हैं। तो ऐसा है तो हम नंबरिंग तो नहीं कर सकते हैं इन पार्टिकल्स को, टैगिंग तो नहीं करेंगे। तो दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल। एंड नेक्स्ट क्या है कि वी कैनॉट गिव ए कलर टू द पार्टिकल्स। हम उसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को कलरिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ब्लू है, ये इलेक्ट्रॉन रेड है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन ऑरेंज है, ये इलेक्ट्रॉन ब्राउन है, इस तरह तो हम नहीं कर सकते हैं। जबकि हम देख ही नहीं पा रहे तो कलरिंग कैसे कर सकेंगे, कलर कैसे दे सकते हैं? लेकिन बिलियर्ड बॉल्स को तो हम ब्लू, ब्लैक, रेड उस तरह कलरिंग तो किया है, वो अलग बात है। वी कैनॉट फॉलो देयर ट्रेजेक्ट्री और पाथ, उनका ट्रेजेक्ट्री और पाथ हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, ये तो वेव फॉर्म में रहेंगे। सो इसका पाथ का एब्सोल्युटली इसका पाथ कौन है हम नहीं कह सकते हैं, जबकि ये दोनों नज़दीक आस पास आएंगे। यानी कि सपोज ऑफकोर्स वो रिपल्स करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर वो पास भी आ जाते हैं तो सपोज ये अगर हम इनिशियली ये सोचेंगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो वेव फंक्शन है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक चीज़ के लिए वेव फंक्शन होता है, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन द वे ऑफ वेव फंक्शन। और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये उसका वेव फंक्शन है। तो अगर ये नज़दीक आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम रहता है, इसका प्रोबेबिलिटी कम है रहने के लिए। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इस पॉइंट पर सेकंड इलेक्ट्रॉन रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पर कम है। तो अगर ये उसी तरह मोशन में होकर नज़दीक आ जाते हैं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये सेकंड। तो अब हम इस पार्ट को क्या है, ये यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर ये जो रीजन है, इसे हम कह सकते हैं कि उस रीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह ये इस रीजन को हम कह सकते हैं कि इस रीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन ये जो रीजन है वो ओवरलैप हुआ है, इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन इस वेव फंक्शन के प्रकार यहाँ पर तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन इस वेव फंक्शन के प्रकार तो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इन दोनों की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि सुपर पोजिशन हो गया है। तो हम कम कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते हैं कि 100% श्योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा इस रीजन में यहाँ, और 0% सेकेंड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उस तरह तो हम नहीं कह सकते हैं। जो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी। तो उसी तरह ऐसा वो फिरते, ऐसा वो घूमते घूमते अगर ये नेक्स्ट उसी तरह ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और सेकंड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में
यानी तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जा सकता है, यानी ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जा सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो आफ्टर द सेपरेशन, ऐसा वो नज़दीक आकर अगर वो दूर जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। ना कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। यानी कि हम उसके पाथ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी, हम उनके ट्रेजेक्टरी और पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो आइडेंटिकल नेचर होती है और वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है और वहाँ पर वेव फंक्शन आ जाता है। वो वेव फंक्शन ओवरलैपिंग की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से हम उनका अपने आँखों से नहीं देख सकेंगे, तो दैट इज़ द रीज़न we cannot follow their path or trajectory. So यही है indistinguishable particles in quantum mechanics. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट, इन क्वांटम मैकेनिक्स identical particles are divided into two main classes based on their spin. अब अभी तो particles indistinguishable in classical mechanics, indistinguishable in क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस तरह इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि हम फ़र्क नहीं पहचान सकते हैं दोनों पार्टिकल्स के बीच, तो ये हमने जाना है। और नेक्स्ट विद इन क्वांटम मैकेनिक्स में अगेन सब डिवीजन हो जाएगा पार्टिकल्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन, उनके स्पिन पर डिपेंड करेगा ये जो सब डिवीजन है। तो हम देखेंगे कि दिस क्लासिफिकेशन अप्लाइज टू फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल एज टू कॉम्पोजिट पार्टिकल्स। तो ये क्लासिफिकेशन फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स, तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल, उसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं। एज वेल एज टू कॉम्पोजिट पार्टिकल्स यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, उस तरह, या विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको कॉम्पोजिट यानी कि मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स। सो मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स गिव टुगेदर कॉम्पोजिट पार्टिकल्स, हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई, तो उसे हम कॉम्पोजिट पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो इसके बेसिस में हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोसॉन्स, ऑल द पार्टिकल्स विथ इंटीग्रल स्पिन आर कॉल्ड बोसॉन्स। जो कोई भी पार्टिकल्स को इंटीग्रल स्पिन रहेगा यानी कि 0 1 2 3, यानी कि यह तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो इसलिए इंटीग्रल स्पिन रहेगा यानी कि 0 1 2 3 आर कॉल्ड बोसॉन्स। इन सभी को हम बोसॉन्स कह सकते हैं। दे रिप्रेजेंट सिमेट्रिक वेव फंक्शंस। बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी कि पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने पर फर्स्ट पार्टिकल की जगह सेकंड पार्टिकल की जगह फर्स्ट पार्टिकल रख भी देंगे तो वेव फंक्शन का साइन तो नहीं चेंज होगा, सो दैट इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो इसका एग्जांपल है हिग्स बोसॉन। इस पार्टिकल का स्पिन जो है वो स्पिन 0 पार्टिकल है, तो ये इंटीग्रल स्पिन है, तो ये बोसॉन कहलाता है। नेक्स्ट, स्पिन 1 वी हैव फोटॉन ग्लूऑन W प्लस आर माइनस, यानी कि फोटॉन लाइट में जो होता है, ग्लूऑन इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंड करके रखता है क्वार्क्स को, W प्लस आर माइनस बोसॉन्स। तो इन सभी को हम बोसॉन्स के एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। फॉर स्पिन 2 वी ओनली हैव ग्रेविटॉन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जो कैरी करता है उस पार्टिकल को ग्रेविटॉन कहते हैं। सो इस पार्टिकल का जो स्पिन है वो स्पिन 2 है, तो ये भी बोसॉन कहलाता है क्योंकि इसका स्पिन तो इंटीग्रल फॉर्म है। हाउएवर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैविंग स्पिन 3 4 आर नॉट एट नोन। तो 3 4 इन पार्टिकल्स का स्पिन 3 4 होता है, वो अभी तक हमें नहीं पता लगा है। तो एक और पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्पिन वैल्यू टेल्स आफ्टर विच एंगल ऑफ रोटेशन द वेव फंक्शन रिटर्न्स टू इटसेल्फ। तो स्पिन, अगर ये स्पिन जो है ये हमें क्या बताता है, किस बात को हमें एक्सप्लेन देता है, किस बात की एक्सप्लेनेशन देता है, तो देखेंगे तो आफ्टर विच एंगल ऑफ रोटेशन द वेव फंक्शन रिटर्न टू इटसेल्फ। तो हमें कितना रोटेट करनी चाहिए ताकि वो वेव फंक्शन पिछले के इनिशियल कैसा था उसी तरह हमें दिख सके। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखेंगे तो जब भी जेल में क्रिमिनल्स को डाल देते हैं, उनको हम घुमा फिरा के फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो वो चेयर पर बैठते रहेंगे, उनका फेस फ्रंट
फ्रंट में फेस कर रहा होगा, तो उस एंगल में एक फ़ोटो खींचे जाते हैं। नेक्स्ट उनको कहा जाता है कि उस तरफ और इस तरफ फिर ले, यानी कि लेफ़्ट और राइट। तो उस तरफ लेफ़्ट साइड से कैसे देखेंगे, यानी कि 90 डिग्रीज घूमेंगे वो, तो वो एक और फ़ोटो उसी तरह घूमते घूमते नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड से एक और फ़ोटो, उस तरह बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। तो अगर हमें भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हम फ्रंट फेस कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे तो फ्रंट साइड से हमारा अपीयरेंस चेंज हो जाता है। अगर एक और 90 डिग्रीज हम घूमेंगे तो हमारा बैक दिसेगा फ्रंट में। अगर एक और 90 डिग्रीज हम घूमेंगे तो हमारा लेफ़्ट और राइट दिसेगा। तो एक और 90 डिग्रीज यानी 1 कंप्लीट रोटेशन जब भी हम करेंगे, फिर भी लास्ट में वापस हमारा चेहरा दिखेगा फ्रंट में। यानी कि अगर इनिशियल तो हम इसी पोजीशन में ही तो स्टार्ट किया है, इस फ्रंट पोजीशन में। नेक्स्ट लेफ़्ट, नेक्स्ट बैक, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट अगेन हमारा चेहरा आ जाता है। यानी कि हमें कितने डिग्रीज टोटल रोटेट किया है, 360 डिग्रीज, यानी कि 2π। 360 डिग्रीज रोटेट करने के बाद हमारा चेहरा फिर भी हमारा इनिशियल पोजीशन जो है वो वापस आ जाता है। उसी तरह ये स्पिन जो है यहाँ पर दिया गया है, एंगल ऑफ रोटेशन द वेव फंक्शन रिटर्न्स टू इटसेल्फ। वेव फंक्शन जो है उसे वो जो पार्टिकल है उसका जो वेव फंक्शन है, अगर हम पार्टिकल को कितना घूमना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे कितना रोटेट करने से वापस वो उसका वेव फंक्शन सेम हो जाता है, कितना डिग्रीज हमें रोटेट करनी चाहिए। सो दैट इज़ नथिंग बट स्पिन ऑफ स्पिन, उसी को हम स्पिन कहते हैं। तो 2π स्पिन इज़ नथिंग बट एंगल, यानी कि 2π एंगल इज़ नथिंग बट स्पिन। तो 2π एंगल, अगर एंगल 4π है यानी कि 360 + 360, तो हमें स्पिन पाई जो है वो कैंसिल हो जाकर हमें हाफ आ जाता है, तो स्पिन हाफ हो जाता है। अगर हम उसे 180 डिग्रीज रोटेट कर लेनी चाहिए तो 2π/π दैट इज़ नथिंग बट 2, उस पार्टिकल्स का स्पिन जो है वो 2 आ जाता है। तो यही है पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो फर्मियंस। अब तो हमने बोसॉन्स देखा है, नेक्स्ट फर्मियंस। ऑल द पार्टिकल्स विथ हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, यानी कि हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटू ऑड इंटीग्रल स्पिन, ऑड नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, दैट इज़ नथिंग बट इंटू 1 मतलब हाफ, इंटू 3 मतलब 3/2, इंटू 5 मतलब 5/2, हाफ इंटू 5। तो उन जैसे स्पिन जिन पार्टिकल्स को भी स्पिन ऐसा हाफ इंटीग्रल वैल्यूज होगा उनमें हमें फर्मियंस कहते हैं। दे रिप्रेजेंट एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, उनका जो वेव फंक्शन है एंटी सिमेट्रिक होता है, यानी कि हम किसी भी 2 पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने पर वेव फंक्शन की सिमेट्री चेंज हो जाती है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज xi of 1, 2 इज इक्वल्स टू xi of -xi of 1, 2, इस तरह आ जाता है हमें, लाइक दैट। दे रिप्रेजेंट एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑन मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कि मटेरियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लेप्टॉन्स, यहाँ इन सभी को हम फर्मियंस कहते हैं। मटेरियल इस तरह इसलिए कहा गया है कि हमारा बॉडी जो है, हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड जो है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से ही तो बना हुआ है। एटम्स जो है वो इन सभी पार्टिकल से ही तो बने हैं, तो उसे हम फर्मियंस कहते हैं। वेयरएज़ अगर हम बोसॉन्स को देखते हैं तो यहाँ पर फोटॉन, ग्लूऑन है, यानी कि ये फोर्स एक्सचेंज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसका एक्सचेंज के लिए, ग्लूऑन्स न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स को एक्सचेंज करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो बोसॉन्स कहलाती है। और हमारी जो यूनिवर्स बनी है वो आपको मटेरियल्स पार्टिकल्स जो बनी है वो फर्मियंस है। हाउएवर पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इन सभी का स्पिन तो हाफ होता है। All of them are called spin half particles. However, particle with spin 3/2 is
हाइपोथेटिकल इफ इट्स एक्सिस्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी नो। तो स्पिन 3/2 का पार्टिकल तो हमें नहीं पता चला, अगर वो एग्जिस्ट होगा तो ग्रेविटी नो कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि फर्मियंस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऊपर है स्पिन अप, एक स्पिन डाउन, एक स्पिन अप, एक स्पिन डाउन। तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरह तो फिल होएंगे इनसाइड दी atomic inside the atom in the degenerate orbitals। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। तो इस डब्बे तो यहाँ इस डब्बे में प्लस हाफ माइनस हाफ इस तरह फिलअप हो जाएंगे, प्लस हाफ बेस्ड ऑन दी हुंस रूल ऑफ बोस प्रिंसिपल। वो जो प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे। फर्स्ट हाफ फिल हो जानी चाहिए, नेक्स्ट पेयरअप होने के स्टार्ट होंगे। तो दैट इज़ नथिंग बट फर्मियंस, इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट फर्मियंस। तो पेयरअप होने वक्त उनको प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन को मेंटेन करनी चाहिए जब भी पेयरअप होंगे, ना कि प्लस हाफ स्पिन। तो उसी तरह यहाँ पर प्लस हाफ माइनस हाफ दिखा गया है। लेकिन बोसॉन्स जो है वो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है इनसाइड द एटम्स, दैट इज़ पेयरिंग प्लस हाफ माइनस हाफ। ये जो है all the bosons can be in a given state, there can be many number of bosons। एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है हाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ bosons भी हो सकते हैं, लेकिन इन ए पर्टिकुलर स्टेट देयर कुड बी ओनली वन फर्मियन। उसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो रहते हैं, तो एक ही ऑर्बिटल में जब भी वो रहना चाहते हैं तो उनका स्पिन चेंज हो जाता है। एटलीस्ट नो टू क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर नो टू क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर दी टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी इलेक्ट्रॉन्स। जो कोई भी हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उनका दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट क्वांटम नंबर्स रहेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, वो जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं। तो वही कहते हैं। तो एन एल एम प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर वो डिसाइड करेंगे। तो वही तो यहाँ पर दिखा गया है कि तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी का स्पिन प्लस हाफ है, क्योंकि गिवन स्टेट में कितने भी बोसॉन्स को हम रख सकते हैं पर्टिकुलर स्टेट में। लेकिन ये जो फर्मियंस है ये गिवन स्टेट में एक ही फर्मियन हो सकता है, ना कि 2, 3 या 4। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी तो ये डायग्राम दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट helium-3 with 2 protons 2 electrons 1 neutron has an overall spin half यानी कि हाफ, मेकिंग इट ए फर्मियन। इसका जो स्पिन है हीलियम-3 का जो एटम है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन है। तो इसका न्यूक्लियस में हम देखेंगे तो 2 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन रहेगा और आउटसाइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्लस हाफ माइनस हाफ करके इनका स्पिन कैंसिल हो जाता है। उसी तरह एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्पिन इनर शेल में कैंसिल हो जाता है, बचा हुआ न्यूट्रॉन की वजह से हमें प्लस हाफ स्पिन बच जाता है। वही तो हीलियम-3 है, उसे हम फर्मियन कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो हीलियम-4 यानी कि 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे और आउटसाइड जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाता है और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन पेयरअप हो जाकर उनका स्पिन भी कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो हैज़ एन ओवरऑल स्पिन ऑफ 0 मेकिंग इट ए बोसॉन। तो ये बोसॉन कहलाता है क्योंकि इसका जो स्पिन है ये हीलियम-3 का जो स्पिन है वो हाफ है, हाफ इंटू आर डी इंटीग्रल स्पिन। इसका जो स्पिन है 0 है, यानी कि इंटीग्रल स्पिन। तो हम देख सकते हैं एक ही एलिमेंट का एक ही एलिमेंट बोसॉन में हो सकता है, उसी तरह फर्मियन में, यानी कि ये कंपोजिट पार्टिकल है। एक ही एलिमेंट हमें बोसॉन की तरह मिल रहा है और वही एलिमेंट अनदर फॉर्म में यानी कि फर्मियन की तरह भी मिल रहा है। तो ये जो बोसॉन है इसे सुपर फ्लूइडिटी और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेगा, क्योंकि वो वेव फॉर्म में रहेंगे, वो नज़दीक आ जाएंगे, एक ही स्टेट में रह सकते हैं पार्टिकल्स।
तो सुपर फ्लूइडिटी एग्जिबिट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, ना कि हीलियम-3, क्योंकि वो फर्मियन है। तो हम देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट में ये जो स्पिन है वो किस तरह फ़र्क कर रहा है दोनों के बीच, एक फर्मियन होगा एक बोसन होगा। तो अब हम फाइनली जो कुछ भी हमने अब डिस्कस किया है उसका एक क्लियर ट्री डायग्राम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी कि जिसका कोई भी मास, जिन कोई भी पार्टिकल्स का मास, स्पिन, चार्ज सेम होता है उन्हें हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसी तरह एक येलो कलर बॉल अब एक येलो कलर बॉल ऑफ सेम साइजेस, तो उनको हम सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कह सकते हैं बेस्ड ऑन मास, चार्ज। या क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे तो ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ये दो तरह से क्लासीफाई हो जाएंगे। एक तो डिस्टिंग्विशेबल है, एक और इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, यानी कि बिलियर्ड बॉल्स, फुटबॉल, हम बिलियर्ड बॉल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो बॉल्स जो है वो आपस में मिल ही तो नहीं जाएंगे, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और एक और तो है इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबल। दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका अपना अपना वेव फंक्शन होगा, उनके ओवरलैप की वजह से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगेन नेक्स्ट, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दो तरह क्लासीफाई हो जाता है, यानी कि वन बोसॉन, अनदर फर्मियन। बोसॉन यानी कि उन पार्टिकल्स को कहेंगे जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, उनको बोसॉन कहेंगे। जिनका स्पिन हाफ और इंटीग्रल स्पिन होगा उन्हें हम, उन पार्टिकल्स को हम फर्मियंस कहेंगे, 1/2, 1/2, 3, 1/5, उस तरह। और बोसॉन्स जो है उनका एग्जाम्पल है फोटॉन, ग्लूऑन और ग्रेविटॉन। लाइट एनर्जी का जो पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो कैरी करेगा वो फोटॉन, और ग्लूऑन जो इनसाइड द न्यूक्लियस क्वार्क्स को बाइंड कर रहेगा न्यूक्लियर फोर्स, और ग्रेविटॉन जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सचेंज करेगा। सो ये जो पार्टिकल्स जो फोर्स को एक्सचेंज करवाएंगे वो सब कुछ बोसॉन्स कहलाएंगे, क्योंकि उनका स्पिन 0, 1, 2 ऐसा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कोई भी हमारी बॉडी बना हुआ है, एटम्स बने हुए हैं, इनको हम फर्मियंस कहेंगे, क्योंकि उनका स्पिन हाफ या 3/2 या 5/2 ऐसा रहेगा। स्पेशली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का स्पिन हाफ होगा। तो यही है टॉपिक। सो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो थैंक यू।